वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। तो अब इतने जब लेक्चर्स आप देखते आज आए हो तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा सिमिलैरिटी एक्चुअली में होता क्या है। सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है कि सिर्फ साइज का फर्क होता है। कोई चीज़ सेम रहता है, डिट्टो सेम रहता है, बट उसकी साइज बड़ी या छोटी हो जाती है, 2 गुना 3 गुना या 4 गुना हो जाती है, और एंगल नहीं बदलता है चीज़ों के बीच में। तो सिमिलैरिटी का जो डेफिनेशन था ट्राइंगल में, वो हम क्या पढ़ कर आए हैं कि अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ अगर मेरे पास है, तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे थ्योरम्स की प्रूफ के बारे में। ठीक है, उसको हम प्रूफ करेंगे अच्छे से, उस एक्टिविटी करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखें कि क्या सच में वो चीज़ ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद हम प्रूफ पे जाएंगे। तो सिर्फ एक कोई रैंडम वीडियो नहीं होने वाला है जहाँ पे हम सिर्फ प्रूफ कर देंगे 3-4 इक्वेशन सॉल्व करके, हाँ हाँ ब्ला 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 हो गया। नहीं, हमें आप इसके पीछे जड़ तक जाएंगे ऐसा क्यों होता है। तो खैर, सिमिलैरिटी की क्या डेफिनेशन थी? सिमिलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी भाई? कोई ट्रायंगल को आप सिमिलर को तब कहोगे जब उसके सारे एंगल, जैसे एंगल ये है मेरे पास, ये वाला एंगल, एंगल ए है, वो दूसरे एंगल डी के बराबर होगा। एंगल जो बी है वो एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है, और एंगल जो सी है वो बराबर होगा एंगल एफ के। ये सारी कंडीशंस को जो फॉलो करेगा, पहली पहली कंडीशन तो ये थी, और दूसरी क्या थी? हमारा हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है ए बी बाई डी ई बराबर होगा बी सी बाई ई एफ, और वो बराबर होगा ए सी बाई डी एफ के। ये दोनों कंडीशन अगर कोई फॉलो करता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है मेरे पास सारे एंगल इक्वल हो, पहली बात। दूसरी बात है सारी साइड हमारे पास जितने भी कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो, वो रेशियो में हो, और उनका जो रेशियो वो सेम हो या प्रोपोर्शन में हो। अब सवाल उठता है, क्या यार मेरे को हर बार 6 के 6 कंडीशन चेक करने होंगे? ऐसे तो बड़ी दिक्कत है यार, कि मतलब चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, हर बार 6 के 6 कंडीशन चेक करने होंगे। क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कंडीशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, कि भाई हम 2 या 3 कंडीशन देखें और बोले भाई हाँ ट्राइंगल सिमिलर है या ट्राइंगल सिमिलर नहीं है? तो हाँ, ऐसे कुछ तरीके हैं। तो उन तरीकों को हम समझेंगे, और इस समझेंगे ही नहीं, इस चैप्टर में प्रूफ करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, पहला है ए ए सिमिलैरिटी कंडीशन। दूसरा हमारे पास क्या है, एस एस सारे साइड प्रोपोर्शन में है तो, सारे एंगल इक्वल हैं तो। और तीसरा है हमारे पास एस एस सिमिलैरिटी कंडीशन। 2 साइड प्रोपोर्शन में हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए, तो आप कह सकते हो कि वो ट्राइंगल सिमिलर होगा। ऐसा क्यों? ये क्यों काम करेगा? ये क्यों काम करेगा? क्या सारी साइड अगर एंगल सारे एंगल इक्वल हो जाए तो सारी साइड प्रोपोर्शन में होती है? हाँ होती है। ये हम एक्सपेरिमेंट से भी करके देखेंगे, सिद्ध करेंगे इस चीज को। क्या सारे साइड प्रोपोर्शन में हो तो सारे एंगल इक्वल होंगे? जी बिल्कुल, हाँ इक्वल होंगे। सेम चीज इसके लिए, 2 साइड एक एंगल प्रोपोर्शन में तो बाकी एंगल भी बचे हुए 2 इक्वल होंगे और साइड प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, एक और बात, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ए बी सी, जैसे मान लो ये 30 डिग्री है, और ये मान लो मेरे पास 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। नहीं लग रहा है बट मान लो, थोड़ा कुछ समझो। उसके बाद मान लेते हैं ये मेरे पास कितना है, ये 30 है, और ये 60 है, और ये हमारे पास 90 है। तो एक वर्ड आएगा हमारे पास यहाँ पे बार बार, वो वर्ड होगा कोरस्पॉन्डिंग। क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड। इस समझो, इस वर्ड जो कोरस्पॉन्डिंग है इसका मतलब क्या है? जो कोरस्पॉन्डिंग वर्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जो एंगल इक्वल है यहाँ पे 30, जिस वर्टिसेस पे, जिस कोने पे ये एंगल बन रहा है, ये पे बन रहा है, ऐसा कौन सा, ऐसा कौन सा वर्टिसेस है जहाँ पे 30 बन रहा है? तो डी। तो डी का, ए का कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या होगा? डी। उसी प्रकार से 20 पे 60 बन रहा है, तो इसमें ऐसा कौन सा है जिसपे 60 बन रहा है? तो इस पे 60 बन रहा है, ई। तो बी का कोरस्पॉन्डिंग इसमें ई होगा। मतलब अगर इसको सिमिलर इसको मैं छोटा कर दूं तो एग्जैक्टली पॉइंट ई जैसा बिहेव करेगा। उसी प्रकार से अगर मैं सी को देखूं, सी 90 डिग्री पे बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। एफ। तो ये कोरस्पॉन्डिंग वर्ड ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, कि अगर यहाँ पे 30 बन रहा है तो दूसरे में कौन सा पॉइंट है जहाँ पे 30 बन रहा है? डी। यहाँ पे 30 बन रहा है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब, देखो अगर ये 2 है, नहीं ये मान लो 4 है, इसे लेते हैं, 2 है, 3 है, और ये 6 है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे मान लो इसका डबल हो रहा है ये 4, इसका डबल 6, इसका डबल 12, 2 गुना सारी साइड इसमें बढ़ रही है। तो अब बताओ, ए बी जो है, ए बी जो है, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या? तो आप बोलोगे डी ई है इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड। अगर बी सी बोलूंगा तो बी सी का कोरस्पॉन्डिंग साइड आप ई एफ बोलोगे।
तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है। बच्चे सिमिलैरिटी प्रूव कर रहे होते हैं, कोई आइडिया नहीं होता कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का क्या मतलब होता है। अगर मैं AC बात कर रहा हूँ तो इसका क्या कौन सा साइड है कॉरस्पॉन्डिंग, DF, तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब। ठीक है, ठीक है। अब एक और बात, क्या बात भाई, ये कि फॉर एग्जांपल मान लो ये दो ट्रायंगल जो है मेरे पास सिमिलर है, तो मैं क्या लिखूंगा, लिखने का क्या तरीका है वो भी देखो। मैं ट्रायंगल ABC सिमिलर, ये सिमिलरिटी का निशान होता है, लिखूंगा ट्रायंगल। अब देखो कैसे लिखना है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या था, D, तो पहले D को लिखना है, फिर B आ रहा है तो B का क्या कॉरस्पॉन्डिंग है, E, तो E लिखना है, और बाद में हमारे पास C का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, F, तो F लिखना है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते बिल्कुल भी, ट्रायंगल ABC और सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो कि आप इसको नाम बहुत तरीकों से दे सकते हो। आप इस ट्रायंगल को आप ट्रायंगल DEF भी कह सकते हो। आप इस ट्रायंगल को FDE भी कह सकते हो। इसी ट्रायंगल को आप क्या कह सकते हो, इस ट्रायंगल को DFE भी कह सकते हो। इसी ट्रायंगल को आप FED भी कह सकते हो। बट सिमिलैरिटी के केस में जब हम लिखेंगे, जब सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम जब लिखेंगे, तो ध्यान रखना जो पहले वर्टिसेस लिखा गया, इसका ये लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है। पहले आप उसको लिखने तरीका है, छोटी छोटी बारीकियां जो कोई बताता नहीं है। पहले बी जो अगर है तो बी का कोरस्पॉन्डिंग क्या है वो, तो इसका मैं अगर मैंने ट्रायंगल ABC लिखा है, तो मैं दूसरा लिखने का क्या तरीका है कि आप जो पहले वर्टिसेस लिखे हो उसका कोरस्पॉन्डिंग वाला लिखना है, फिर बाद में जो लिखे हो उसका कोरस्पॉन्डिंग वाला लिखना है, और C उसका, तो इसका होगा DEF। मान लो इसको मैं ऐसे लिखता, मैं ट्रायंगल ABC की ना जगह जगह लिखता ट्रायंगल BCA, तो इसको कैसे लिखता, अब देखो बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, बी के कोरस्पॉन्डिंग ई है, तो आप लिख सकते ट्रायंगल ई। फिर सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सी के कोरस्पॉन्डिंग एफ है। फिर ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ए के कोरस्पॉन्डिंग डी है। तो ये तरीका होता है सही लिखने का। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस साथ में लिखना, एंड में हम लिखते लेते हैं सिमिलरिटी प्रूफ, इसलिए नंबर भी करते हैं बच्चों के। ठीक है, ओके, ठीक है। एक और बात यार, आपको ना पहली बार जब ट्रायंगल से इंट्रोडक्शन हो रहा हो, तो आपको घबराना नहीं है छोटी छोटी चीजों को लेके, भैया ए है बी है एंगल एंगल लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बचपन से ये सॉल्व करते आ रहे हो, 2x+3, ये अलजेब्रा, हाँ भैया इसमें तो मजा आता है सॉल्व करने में, ये मैथ है इसे सॉल्व कर लेंगे इसलिए। बट ई से लिखने में दिक्कत होगी, बहुत सारे पॉइंट्स है। भाई अपने आप को धीरे धीरे हैबिचुअल बनाना है इसको लिखने के लिए। ठीक है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा कि इसको लिखना कैसे है। ट्रायंगल है, इसको फैमिलियर हो जाओ। अब देखते ही फॉर एग्जांपल आप बंदा शुरू से जब ये वाला लेक्चर देखे, ये वाली फोटो देखे यहाँ पे रोक के, तो उसका तो सर घूमेगा कि क्या क्या लिखा है ट्रायंगल ABC और ये ब्ला ब्ला। अगर आप शुरू से देखते हैं तो आपको चीज़ समझ आएगी, हाँ भाई ये ऐसे लिखा है, ट्रायंगल का ऐसे नेम करते हैं, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात कि जो मैंने बोला सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए सिमिलैरिटी कंडीशन, ए सिमिलैरिटी कंडीशन, और इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं सही है। तो मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, ठीक, तो मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके सारे एंगल इक्वल रखता हूँ। ठीक है, तो मैं स्केल लेके जल्दी से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरे पास स्केल, और मैं अलग अलग साइड के दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ और देखूँ क्या उसके साइड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जो कि होगा कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी रैंडम हम ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर का है ना, ताकि कोई रैंडम ले लें, कोई फिक्स ना हो, तब भी आप देखना चीज़ ट्रू होगी। एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, ये कितना सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का है। ये रहा दूसरा, ये रहा, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर का, तो ये कितने सेंटीमीटर का, देखो देख लेते हैं सही है कि नहीं है। हाँ, तो ये 7 सेंटीमीटर का है मेरे पास, और ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर का है। इस पर मैं एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है, 50 डिग्री का, नहीं 50 डिग्री का, एक मिनट हमारे पास ये, इस पर मैं एंगल बना, चलो 70 डिग्री का बना लेते हैं, ये रहा, और इस साइड 70 डिग्री का। ठीक है, और इस साइड 50 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, 70 और 50 का। तो 70 और 50, 70 और 50, 50, ये रहा। ठीक है, चलो अब इसको मैं मिला देता हूँ, लाइन को स्केच करते हैं यहाँ से, ये गया, और इस लाइन को यहाँ से स्केच करते हैं गुजारते हुए अच्छे से। चलो ये गया,
तो ये कितने एंगल का था? ये हमारे पास 70 का था, ये मेरे पास 50 का था। ठीक है, अब ये मेरे पास कितने डिग्री का है, इसको मेजर कर लेता हूँ। इस साइड भी 70 और इस साइड 50, सारे एंगल इक्वल होने चाहिए। इस साइड 70, तो 70 मेरे पास यहाँ आ गया, और इस साइड 50, इस साइड 50, तो 50 मेरे पास लगभग लगभग ये गया। जल्दी से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस चीज को। ठीक है, दूसरा ये गया। चलो, अब एक काम करते हैं, मैं ना सारी साइडें को नोट डाउन करता हूँ। ये 7 से 7 सेंटीमीटर की साइड है, मैं ये साइड ऊपर वाली साइड मेजर करता हूँ कितनी है। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारे पास ड्रॉ हो गया। और एक काम करता हूँ, बाकी की सारी साइड जो है मैं जल्दी जल्दी मेजर कर लेता हूँ। जैसे ये साइड तो मेरे पास 7 हो गई। ठीक है, ये साइड में मेजर करता हूँ कितनी है, ये साइड मेरे पास लगभग है 6 सेंटीमीटर। ये साइड, ये वाली साइड में मेजर करता हूँ कितनी है, ये वाली साइड लगभग हमारे पास 7.5। उसी प्रकार से मैं इसको मेजर करता हूँ, इसको मेजर करता हूँ, तो ये हमारे पास हो गया लगभग लगभग 10.67, 10.7। ठीक है, और ये वाली साइड मेरे पास कितनी हो गई, ये वाली साइड में मेजर करता हूँ तो 8.5, 8.6, 8.6, 8.6 आ गया। अब देखो, मतलब मैं दिस साइड, यहाँ पर हमारे पास ये कितना होगा, यहाँ पे 70 डिग्री बन रहा था ना, यहाँ पे हमारे पास 50 डिग्री बन रहा था, और ये दूसरा एंगल जो बनेगा वो सेम ही होगा। अब एक काम करो, अब एक काम करो, वो ये कि यहाँ पे 7 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ये 10, तो हम नीचे इसके 10 लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू आना चाहिए, जब मैं ये साइड रखता हूँ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 8.6 है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 8.6 से। इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको रखूंगा 7.5, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है, तो 10.7 से। अगर इन्हें डिवाइड करने के बाद आंसर तीनों का सेम आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब हमारे पास ये तरीका सही है। कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो सारी साइड अपने आप प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। करके देखते हैं। अब ये आ रहा है 0.7। ठीक है, जब 10 से डिवाइड करेंगे 0.7 आएगा। अब मैं इसको मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो लगभग डिवाइड करके आ रहा है मेरे पास 0. 1 मिनट, लगभग 0.705। अब ये दूसरे को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7.5 को 10.7 से, तो मेरे पास आ रहा है 0.7009। आप देखो कि लगभग, अगर एक समझना, सुनना, आपको लग रहा है ये आंसर नहीं आ रहा है, कैसे होता था। अब सुनो, ये एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो भैया, यहाँ तो 0.7 है, यहाँ पे 0.0105 है, 0.7009 है। भाई बहुत एक्यूरेट आंसर है ये, क्योंकि देखो मैं स्केल से मेजरमेंट कर रहा हूँ, स्केच पेन यूज कर रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए। कुछ ह्यूमन एरर भी तो हुआ होगा, लाइन की थोड़ी में तो गलती हुई होगी मेरे से, और जितना ही तो गलती एरर आ रहा है मेरे पास, तो ये बहुत एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, इसमें हमें नहीं जाना है। आप 11th क्लास में चैप्टर पढ़ोगे एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट, उसमें आप देखोगे कितना छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है हमारे पास, क्योंकि फिजिकली हमारे पास कुछ बाउंडेशंस भी तो है। एक स्ट्रेट लाइन भी तो, मतलब मेरी आंखों को देखने में गलती होगी, मेरे हाथ सही से नहीं चला होगा, स्केल को रखने में थोड़ी गलती हुई होगी, एंगल को ड्रॉ करने की, फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री यहाँ बन रहा था, मेरा हल्का सा यहाँ बन रहा हो, क्या बता, एग्जैक्टली थोड़ा बहुत एरर। तो इस कारण ये बहुत एक्यूरेट आंसर है। हाँ, अगर 0.7 आता और मेरे डिवाइड करने के बाद 0.8 आ रहा होता तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर हम इसको नहीं करते कैलकुलेट, फिर हम कहते हैं मेथड काम नहीं कर रहा है। पर देखो कितना एक्यूरेटली ये मेथड काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो आप कह सकते हो क्या कह सकते हैं कि सारी साइड अपने आप प्रोपोर्शन में होगी, और इसका मतलब पूरा कट दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, एक और बात, आपने बोला सोचा होगा एंगल 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 है, तो आप कभी ए देखते हो, ए भी हो जाता है, ये क्यों हो जाता है भाई? ये बात बताओ, अगर दो किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। क्यों? देखो, मैं कह सकता हूँ इस इक्वेशन लिख सकता हूँ 50 प्लस 70 प्लस एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, 180 प्लस एक्स इक्वल टू 180। इसके लिए भी तो वही इक्वेशन बनेगी ना, इसके लिए भी तो यही इक्वेशन बनेगी, 50 प्लस 70
प्लस इसको x जितना भी हमें नहीं पता इक्वल टू 180, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, ठीक है। और x कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 का हमारे पास कितना आ जाएगा 60, तो हमारे पास ये बना। तो यहाँ भी वही आएगा 60। तो अगर दो एंगल ट्राइंगल के इक्वल हो तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इतना इंट्रोडक्शन का काफ़ी वीडियो था यार, आई डोंट नो व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि चीज़ों को बताने के चक्कर में वीडियो लेंदी हो जाता है। चलो खैर कोई नहीं, अब हम इसके प्रूफ पे जाते हैं। अब अच्छा, अब तो मैंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखा दिया तुम्हें, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखा दिया, अब मैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ पे जाता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैथमेटिकल प्रूफ कर ले, चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास थ्योरम थ्योरम है, देखते हैं ये क्या कहता है। इफ इन टू ट्राइंगल all three angles are equal then their corresponding side are in the same ratio या proportion। अगर तीनों एंगल इक्वल है, अगर 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 ऐसा है कि ये वाला एंगल इस वाले के एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो तीनों के तीनों साइड जो होगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। इसे हम बोलेंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। चलो अब इसे हम प्रूफ करते हैं। अच्छा, प्रूफ करने से पहले क्या चीज़ है जो आपको दे रखा है, क्या चीज़ है जो आपको गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन टू प्रूफ, या कुछ कंस्ट्रक्शन करना आता है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में अपना प्रूफ। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन लिखेंगे, गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन है मेरे हमारे पास एंगल जो ए है, एंगल ए वो किसके बराबर है, एंगल डी के, एंगल डी के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो एंगल ई है वो एंगल बी के बराबर है, किसके बराबर है, एंगल बी के। और जो एंगल एफ है, जो एंगल एफ है वो किसके बराबर है, वो एंगल सी के बराबर है। तो ये बातें हमें जो है वो गिवन है, ठीक है। अब हमें टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ हमें करना क्या है कि ट्राइंगल जो है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी साइड से, तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, मैं इस पे एक पॉइंट मान लूँगा जो कि होगा P, और इस पे एक पॉइंट मान लूँगा जो कि होगा Q, और मैं ये एज्यूम करूँगा कि जो पॉइंट है DP वो AB के बराबर है और DQ AC के बराबर। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेट अ पॉइंट, सही से लिखना हो, लेट अ पॉइंट P एंड Q, P और Q हम लेंगे ऑन, कहाँ पे, ऑन DE एंड DF, ऑन DE एंड DF रिस्पेक्टिवली लिखेंगे आगे, रिस्पेक्टिवली। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो पहला पॉइंट लिखा गया है ना वो पहले साइड पे आएगा, तो पहला P कहाँ पे आएगा, DP पे, फिर Q जो बाद में लिखा गया है वो बाद वाली साइड पे आएगा। रिस्पेक्टिवली लिखते हो तो इसका ये मतलब होता है, हिंदी में लिखते हैं क्रमशः, ठीक है। चलो आगे क्या लिखेंगे, इतना ड्रॉ कर लेंगे, सच दैट, ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे कि सच दैट जो DP है वो किसके बराबर होगा, EB के बराबर होगा, एंड DQ इक्वल टू AC। हम कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। DP ई वाली लेंथ DP बराबर होगा AB के, और जो DQ है वो बराबर होगा AC के। हालांकि थोड़ा ये छोटा सा लग रहा है, बट मान लो थोड़ा अपनी साइड से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ी बहुत मुझे थोड़ा नीचे ड्रॉ करना चाहिए, तो थोड़ा मान लेते हैं, खैर कोई बात नहीं, मानो चले देखो। अब हमें प्रूफ पर आते हैं, जो अब अपना हम प्रूफ देंगे वो वाला प्रूफ। वो प्रूफ क्या होगा, देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, क्या, एक ABC ट्राइंगल में, एक इस वाले ट्राइंगल में, एक इस वाले ट्राइंगल में ऑरेंज वाले में, और दूसरा इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पहली बात, दूसरा पेन ले लेते हैं, स्केच एक ही से लिखते हो गए। हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास AB होगा वो किसके बराबर होगा, DP के बराबर होगा। क्यों भाई, बाई कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन तो हमने यही ड्रॉ किया, बाई कंस्ट्रक्शन। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D,
ये तो हमने एज्यूम किया था कि ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये तो गिवन ही था, ये गिवन ही था। दूसरा मैं लिख सकता हूँ, दूसरा क्या लिख सकता हूँ, ए सी, ये वाली साइड डी क्यू के इक्वल होगी, ए सी इक्वल टू डी क्यू। ये तो हमारे पास बाई कंस्ट्रक्शन आया, बाई कंस्ट्रक्शन। तो मैं क्या इन तीनों चीजों से कह सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट की ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट रहने के लिए तीन कंडीशन चाहिए होती थी ना, नाइन्थ में पढ़ के आ चुके हैं। तीन कंडीशन हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। ठीक है, कौन सा? बाई एस, दो एंगल, एक साइड एक एंगल और साइड, तो एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, अब बताओ, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल जो बी है वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल पी के, सॉरी, एंगल बी जो है होगा, ये वाला एंगल एंगल पी के इक्वल होगा। बाई सी पी सी टी क्यों कह सकते हैं? बाई सी पी सी टी से मैं ये चीज कह सकता हूँ कि भाई ये दोनों ट्रायंगल ऑरेंज वाले कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये तो है ही। अब देखो, जब मैं ये कह सकता हूँ, देखो बी ई के इक्वल था, बी जो था ई के इक्वल था, और अभी आपने प्रूफ किया है कि बी पी के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। देखो समझो समझो फिर से, बी ई का दोस्त है और बी पी का भी दोस्त है, तो ये आपस में भी दोस्त होंगे, है ना? कह सकते हैं ना? चलो, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू पी, और हमें पता है कि सो सो वी कैन से क्या से कि एंगल P इक्वल टू एंगल E। अब बताओ भाई, जब आप ये कह दोगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, है ना? दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दीज आर क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पी क्यू होगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, रीजन क्या लिखेंगे? एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये कह दिया, तो क्या इसमें मैं बीपीटी वाला पार्ट लगा सकता हूँ? क्या मैं इसमें बीपीटी वाला पार्ट लगा सकता हूँ? बीपीटी के तीन वेरिएंट थे, बीपीटी के तीन वेरिएंट थे, ध्यान रखना। पहला वेरिएंट क्या था, यहाँ ड्रॉ करके बनाता हूँ। देखो, पहला वेरिएंट तो ये था कि दिस छोटा बाई दिस छोटा इक्वल टू दिस छोटा बाई दिस छोटा, तो डी पी बाई पी ई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। ठीक है, दूसरा वेरिएंट क्या था? दूसरा वेरिएंट था दिस छोटा बाई दिस बड़ा, मतलब डी पी बाई डी ई, दिस छोटा डी क्यू बाई डी एफ। तीसरा क्या था? दिस दिस बड़ा बाई दिस छोटा, तो मैं लिख सकता हूँ डी ई बाई पी ई, मतलब दिस बाई दिस, इतना दिस बड़ा बाई दिस छोटा, डी ई बाई पी ई इक्वल टू डी क्यू, सॉरी डी एफ डिवाइड बाई क्यू एफ। तो बेस्ड ऑन कि आपको क्या प्रूफ करना है, प्लस वन करके हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लस वन ऐड करके तो नहीं करूंगा, तीन कंडीशन, एक मिनट, हाँ तीन कंडीशन तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा बीपीटी को यूज करके सो बाई लिख दूंगा, बाई बीपीटी, सो बाई बीपीटी, बीपीटी की मदद से मैं ये कह सकता हूँ कि दिस छोटा बाई दिस बड़ा, मतलब डी पी बाई पी ई, डी पी बाई डी पी दिस, सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ डी पी बाई डी ई, तो इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी एफ, डी क्यू बाई डी एफ। अब एक बात मेरे बताओ भाई, क्या डी पी जो है यहाँ पे मेरे इक्वल था कि डी पी ए बी के बराबर है? डी क्यू तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? डी पी को हटा के ए बी लिख सकता हूँ, ए बी बाई डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? डी क्यू को हटा के मैं ए सी लिख सकता हूँ, ए सी बाई क्या आ जाएगा? डी एफ। अब देखो, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि दो साइड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, दो साइड प्रोपोर्शन में, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, वी कैन प्रूफ क्या, कि हम प्रूफ कर सकते हैं ए बी
बाई डी ई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी बाई ई एफ। इसी तरीके से प्रोसेस करते हुए आना है हमें, और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी बाई डी ई, जो ए बी बाई डी ई है वो पी क्यू बाई बी सी के बराबर होगा, सॉरी हाँ, बी सी बाई ई एफ के बराबर होगा। कैसे? अब जो पैरेलल साइड ड्रॉ करोगे, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन क्या था, अब वो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ करेंगे, फिर सेम चीज फॉलो करेंगे, ई एफ बी पे टी लगाएंगे, दो ट्रायंगल को इसको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, सेम चीज फॉलो करते हुए आएंगे। इस बार एंगल बी इसके इक्वल हो जाएगा और बाकी तीनों चीजें कॉन्ग्रुएंट होगा, बट उतना हम फिर से नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूफ ये, तो सो नाउ हम कह सकते हैं क्या कि ए बी बाई डी ई बराबर हो जाएगा ए सी बाई डी एफ के, और वो बराबर हो जाएगा बी सी, सॉरी बी सी बाई ई एफ के। तो फाइनली हम इस स्टेज पे पहुंच गए। तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई अगर सारे के सारे साइड आपके प्रोपोर्शन में हो, सॉरी सारे के सारे अगर एंगल इक्वल हो, तो आपकी सारी साइड प्रोपोर्शन में जरूर होगी, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हो यहाँ से यार, ठीक है, चीज़ें समझ आई हो। कुछ नहीं करना है, मैं पूरा समराइज कर देता हूँ। देखो हमने क्या 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 था कि हमें ये प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, सॉरी दो ट्रायंगल है हमारे पास और उसके सारे एंगल इक्वल हैं, तो सारी साइड जो भी उसकी प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है, सारी साइड उसकी कैसी होगी, प्रोपोर्शन में होगी। अच्छा, अब ये पार्ट हमने कैसे प्रूफ किया, हमने गिवन लिया था ये, फिर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि पी डी पे पी मानना है और डी एफ पे क्यू मानना है, और इस तरीके से मानना है जितनी लेंथ इसकी हो इतनी इसकी हो, जितनी इसकी हो उतनी इसकी हो। ये हमने गिवन में ये रहा कंडीशन, हमने डाल दिया था कंस्ट्रक्शन करते टाइम। फिर मैंने इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जो कि बहुत आसान था। ये साइड तो हमने माना ही कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, ये साइड हमने माना इक्वल है, और ये एंगल तो है ही इक्वल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था, और आपने प्रूफ कर दिया इसके बराबर, तो पी और ई भी इक्वल होगा। जब एक एंगल जो पैरेलल साइड होती है, एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का इक्वल हो, तो वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, आप उल्टा भी कह सकते हो ना। अगर ये लाइन पैरेलल है और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ये मान के चलो। और अगर ये दोनों 30 डिग्री दे रखा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन जो हमारे पास वो पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि बाई बीपीटी से मैं ये भी कह सकता हूँ क्या, डीपी बाई डी, दिस छोटा बाई दिस बड़ा इक्वल टू दिस छोटा बाई दिस बड़ा। अच्छा, मैंने ये कह दिया। उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई डीपी को ए बी के बराबर रखा था, तो बस वैल्यू पुट कर दी, तो ए बी बाई डी ई बराबर हो गया ए सी बाई डी एफ के। उसी तरीके से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं बी सी बाई ई एफ बराबर होगा ए बी बाई डी ई के। क्यों सेम करना है आपको, यहाँ पे पैरेलल लेके चलना है, तो इतना नहीं करना है, बट यहीं की बात हम लिख सकते हैं। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं। अब बाद में तीनों साइड प्रोपोर्शन आ गई हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर साइड तीनों एंगल इक्वल हैं तो साइड प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया यार, 2x की स्पीड पे जरूर देख लेना, आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये रही लास्ट स्टेटमेंट जो हमने किया था। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम करेंगे 6.4 और 6.5। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।